देखें, हम लोग बात कर रहे हैं कि देश का कमाई कितना हुआ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। आप गांव नौकरी में आप लोग उतर जाइएगा तो उसके बाद किसी से मिलिएगा तो गांव वाले जो हैं सो दादी या नानी पूछेगी आप बेटा कितना कमा ला, है ना, कितना कमा ला। कोई भी इस चीज को जानने में क्यों इंटरेस्ट रखता है कि तुम कितना कमा रहे हो। तुम कितना कमा रहे हो ये तुम्हारे समृद्धि का एक सूचक है। हम एक डायमेंशन ये बता सकते हैं कि अगर कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसका लाइफ जो है ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा बेटर है। कुछ कम पैसा कमा रहा है तो उसका लाइफ जो है सो कम समृद्ध है। ध्यान रहे कि ये एक इंडिकेटर है, एकमात्र इंडिकेटर नहीं है। दुनिया का सारा पैसा आपके पास हो सकता है, लेकिन आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, आप असंतुष्ट अनहैप्पी हो सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आप देखते हैं कि पीपल जो है सो अपने कैरियर के लैडर के टॉप पे पहुंचे हुए हैं लेकिन अनहैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो सिर्फ पैसा देख करके हम किसी के वेलबींग या किसी की स्थिति को नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि पैसा एक इंडिकेटर है, एकमात्र इंडिकेटर नहीं है। ये सब कुछ नहीं कैप्चर करता है, ये कुछ डायमेंशन कैप्चर करता है। अगर थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ले सकते हैं, बेहतर आप फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं, जीवन आपका लंबा होगा। ये सभी चीजें इनकम के साथ आती है। तो हम यहाँ पे जिस तरीके से गांव के बूढ़े लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि तुम कितना कमाते हो, उस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं कि देश कितना कमाता है। भाई, हर साल देश में प्रोडक्शन हो रहा है, एक साल के पीरियड में लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, लोग कमा कितना रहे हैं, ये क्यों जानने में हम रुचि रखते हैं। क्योंकि उनके स्पेंड करने का पावर उनके कमाई के कैपेसिटी से लिमिट होता है ना। वो कितना स्पेंड कर सकते हैं, तो भाई जितना कमा रहे हैं उससे कम ही स्पेंड कर सकते हैं ना। अगर सेविंग को हमको बीच में रखना है तो जाहिर सी बात है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस होना होगा। सो हम एक कंट्री को अब हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में खड़े हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि झारखंड कितना कमा रहा है, इसको तुलना करना चाह रहे हैं बिहार कितना कमा रहा है, हम इंडिया कितना कमा रहा है, चाइना से हम तुलना में कहाँ खड़े हैं, अमेरिका से तुलना में क्या खड़े हैं। ये कैलकुलेशन होना जरूरी है। आप लोग देखें कि टेस्ट देते हैं तो रैंक निकलता है ना। ये रैंकिंग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो एक तुलना हो पाएगी कि वो यहाँ पे है, हम यहाँ पे है। हम अमेरिका को ज्यादा समृद्ध अर्थव्यवस्था क्यों कह रहे हैं और भारत की तुलना में, क्योंकि उनके ये इनकम इंडिकेटर्स ज्यादा बेहतर हैं हमसे, इस चलते हम कह रहे हैं। वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड हम कहेंगे कि ज्यादा है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हम एक मैक्रो इकोनॉमिक स्केल पे उनके इनकम का जायजा लेना चाह रहे हैं कि उनका इनकम कितना हुआ है। और ये एक इंडिकेटर है उनके डेवलपमेंट का। हम अगर तुलना करें कि पिछले साल उनका इनकम जितना था, अगले साल उनका इनकम डबल हो गया, ये क्या दिखाता है? प्रोस्पेरिटी दिखाता है, चीजें अच्छी की ओर गई हैं। अगर हम कह रहे हैं कि पिछले साल उनका जितना इनकम था, कोविड के दौरान में उनका इनकम हाफ हो गया, तो हम क्या बता रहे हैं? हम डिस्ट्रेस बता रहे हैं। सो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में खड़े हैं, हम ऊपर से खड़े होकर के इकोनॉमी वाइड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, है ना। दूसरी बात, जब इकोनॉमिक्स के कैलकुलेशन इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं तो वो बेहद आसान होते हैं, उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होता है। अगर हम आपका कैलकुलेशन करें कि आपका इनकम कितना हुआ, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एक्यूरेट फिगर निकल जाएगा। लेकिन हम जहां फिर अब कैलकुलेशन करने चले कि डाल्टनगंज का कितना हुआ, पलामू का कितना हुआ, झारखंड का कितना हुआ, जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक स्केल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एरर का स्कोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कभी नहीं कैप्चर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अप्रोक्सीमेशन आपका टूल है, आप एक तुलना कर पाए, आप एक ब्रॉडर जनरल आइडिया में बता पाए कि चीजें इतनी हैं विदाउट बीइंग एग्जैक्टली करेक्ट। हमको ये कैलकुलेशंस को देख रहे हैं। So are national income exact to their decimal points? Definitely not. वो एक अप्रोक्सीमेशन है, वो एक अंदाजा है, एक बॉल पार्क फिगर है। हम अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और कि हम अपने कैलकुलेशन के मेथड को बेहतर करते जाएंगे ताकि आज हम जितना कैप्चर करते हैं इंडियन इकोनॉमी के आउटपुट को, आज से 25 साल पहले उतना बढ़िया नहीं कैप्चर करते थे। हम देखेंगे कि 2015 से पहले हम बढ़िया नहीं कैप्चर करते थे। तो ये मेथड्स हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि
नेशनल इनकम हम क्यों देख रहे हैं? नेशनल इनकम के कोई एक रूप नहीं है, नेशनल इनकम के 4 रूप हैं। एक नेशनल इनकम को 4 डायमेंशन से देखा जा सकता है, जो कि 4 अलग-अलग चीजें बताएगा और चारों का अलग-अलग इस्तेमाल है, राइट? देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम आगे उतरें उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर चाहिए इकोनॉमिक्स के। छोटी-छोटी चीजें हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा के लिए क्लैरिटी रहेगा। कहीं पे ग्रॉस लिखा हुआ देखिए और कहीं पे नेट लिखा हुआ देखिए। तो ग्रॉस और नेट कहने का मतलब क्या होता है? इनके बीच में रिलेशन क्या है? हमारे पास ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन का अंतर है। ये डेप्रिसिएशन वर्ड को जरा नोट करके रखिए। इकोनॉमिक्स में आपको एक नहीं 3 तरीके का डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और तीनों डेप्रिसिएशन अपने आप में अलग अलग चीज है। एक फॉरेन एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेगा डेप्रिसिएशन, वो एकदम दूसरा चीज है। वो हमारे पास डिवैल्यूएशन या डिबेसमेंट के टाइप का एक प्रोसेस है, जहां फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में डोमेस्टिक करेंसी को रीअलाइन कर रहे हैं। एक डेप्रिसिएशन कहने का दूसरा मतलब भी देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का टूल है। गवर्नमेंट जो है वो आपको घोषित कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने घोषित करके रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का डेप्रिसिएशन रेट 33% है। इसका मतलब क्या है? हम वैल्यू कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि 3 साल में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है खत्म हो जाने वाला है। 1 साल सामान का बीत गया तो उसका 33% वैल्यू कंज्यूम हो गया, दूसरे साल बीत गया तो 66% कंज्यूम हो गया। गवर्नमेंट सेट करता है। गवर्नमेंट ने हाउसिंग और रियल एस्टेट के लिए 1% का डिप्रिसिएशन रखा है, यानी कि 100 साल का एक बिल्डिंग का आयु मानते हैं। अगर 40 साल पुरानी बिल्डिंग है तो हम कहेंगे कि इसका 40% वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट कर गया है। सो गवर्नमेंट इसको टूल के रूप में भी इस्तेमाल करता है। वो एक इकोनॉमी में डिप्रिसिएशन ऐसा कर देगा, दूसरे सेक्टर में ऐसा डिप्रिसिएशन कर देगा। ये एक अलग चीज है, इसको किनारे कीजिए। तीसरा, जो अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है वियर एंड टीयर, यानी कि आप जब भी कुछ सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ वियर एंड टीयर हो रहा है, कैपिटल गुड का कंजम्पशन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास प्रिंटर लगा हुआ है, हम प्रिंटर से मान लीजिए कि प्रिंटर में हम 500 रुपए का पेपर डाले, 200 रुपए का टोनर डाले, 100 रुपए का बिजली डाले, तो 500 प्लस 200 प्लस 100 यानी कि 800 रुपया तो हमको इस पेपर को, एक बुक को छापने में हमारा कॉस्ट पड़ा। ये 800 में हम क्या बाजार में बेच सकते हैं? नहीं, इसमें एक छुपा हुआ चीज है। वो क्या है? हमने टोटल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किया, हमने सिर्फ कंज्यूमेबल कॉस्ट कैलकुलेट किया। प्रिंटर को खरीदने में 20,000 रुपया लगता है, वो प्रिंटर का 33% डिप्रिसिएशन है, यानी कि 1 साल के दौरान में प्रिंटर अपना 1/3 वैल्यू लूज कर रहा है, यानी कि उसका कंजम्पशन भी हो रहा है। सिर्फ पेपर इंक नहीं लग रहा है, बल्कि जिन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनमें भी डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो रियल कॉस्ट 800 नहीं है, 800 प्लस प्रिंटर का कॉस्ट भी उसमें जुड़ा हुआ है, वो डिप्रिसिएशन वाला फैक्टर है। हम डिप्रिसिएशन को नहीं काउंट करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं? हम ग्रॉस कह रहे हैं। डिप्रिसिएशन को हटा देंगे हम, तब हम क्या कह रहे हैं? नेट कह रहे हैं, है ना? नेट कहने का दोनों में से बड़ा फिगर कौन आएगा? ग्रॉस का फिगर बड़ा होगा और नेट का फिगर छोटा होगा। नेट में जो है डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हो गया है। आपको कभी भी हम कहें कि आपको एक ग्रॉस डेटा दे रहे हैं, उसको नेट बना दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटा दीजिएगा, नेट बन जाएगा। आपको हम नेट डेटा दिए और बोले कि ग्रॉस पे चले जाइए, तो क्या कीजिएगा? उसमें उल्टा डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ग्रॉस से नेट के बीच में डिप्रिसिएशन का रिलेशन है। दूसरे की टर्म पे आते हैं, रियल वर्सेस नॉमिनल, कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस। इसको समझते हैं। देखिए, इसको आगे भी हम डीप में किए हुए हैं, लेकिन पहले यहाँ पे मूलभूत आइडिया समझ जाइए। इन्फ्लेशन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इन्फ्लेशन आगे पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन एक ऐसा असर है जो मनी के परचेजिंग पावर को कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता है। आज जो है हम 100 रुपए का नोट लेकर के जाएं तो 1 ब्रेड का पैकेट आएगा, कल हम 100 रुपए का नोट लेकर के जाएं तो 2 ब्रेड का पैकेट आएगा। 100 रुपए का नोट तो वही है, लेकिन उसका परचेजिंग पावर वेरी कर जा रहा है। वो कब क्या चीज खरीद सकता है, वो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट में ऊपर नीचे होता है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2015 में
स्थिति ये थी कि इंडियन इकोनॉमी में कार का रेट चल रहा था, सपोज करें 8 लाख रुपए पर कार, सपोज करें कि उदाहरण दे रहे हैं, 8 लाख रुपए पर कार चल रहा था और इस साल इन्होंने 4 कार प्रोड्यूस किया, है ना। जीडीपी कहते हैं एक साल में कुल वैल्यू प्रोडक्शन को, है ना। तो अगर कार का रेट है 8 लाख और एक साल में 4 कार बनाया गया, यानी कि इस साल का जीडीपी कितना निकल करके आने वाला है, 32 लाख। यानी कि 2015 में इस इकोनॉमी में ने कितना आउटपुट दिया, 32 लाख का दिया। अगले साल की स्थिति देखते हैं कि हम लोग 2020 में खड़े हैं, इस समय कार की कीमत हो गई है 20 लाख, 20 लाख, और इस इकोनॉमी में इस साल सिर्फ 2 कार प्रोड्यूस किया गया। इस साल का जीडीपी कितना निकल जाएगा, 40 लाख। अगर हम सिर्फ जीडीपी को देखें तो 32 लाख से बढ़ के 40 लाख हो गया है, यानी कि हमको भ्रम क्या होता है कि इकोनॉमी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन असल में इकोनॉमी ज्यादा नहीं परफॉर्म कर रहा है। रियल सेंस में देखेंगे तो 2015 में 4 कार प्रोड्यूस हुआ था, इस बार उससे हाफ प्रोडक्शन हुआ है। ये जो नंबर निकल करके आ रहा है वो असल में उस साल के इन्फ्लेशन का फंक्शन है। जब हम नॉमिनल कह रहे हैं तो बिना इन्फ्लेशन को कंसीडर किए हुए उस साल के जीडीपी को बोल रहे हैं कि उस साल जो भी रेट चल रहा है, जितना प्रोडक्शन हुआ मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल बताइए, जो कुल प्रोडक्शन होने वाला है वो आपका जीडीपी है। लेकिन ये सही चीज तो नहीं दिखाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्राइस को फिक्स करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कार की कीमत हम 20 लाख नहीं कंसीडर करेंगे, कार की कीमत किसी पहले के एक बेस ईयर से कंपेयर करेंगे। उस साल जो रेट चल रहा था, तो उस साल 8 लाख का रेट चल रहा था, तो इसमें दूसरा डाटा हम 8 के हिसाब से निकालेंगे, तो 16 लाख का इसका रियल जीडीपी है। ये इसका नॉमिनल जीडीपी है, जो बिना इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट में लग रहा है कि 40 लाख का है, लेकिन किसी पीछे वाले साल के हिसाब से अगर रेट मैच करा दीजिए, इन्फ्लेशन के असर को अगर आप निगलेक्ट कर दीजिए, तो रियल जीडीपी निकल के आता है, जो कि एक पिछले वाले रेट से हम बना रहे हैं। आर बी क्लियर? इसमें इसको नॉमिनल कहेंगे या इसको जो है करेंट प्राइस भी कहेंगे, क्योंकि इसी मौजूदा प्राइस पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, करेंट प्राइस भी यही है, नॉमिनल भी यही है, और दूसरा जो है इसको रियल जीडीपी भी कहेंगे, और साथ में इसको कांस्टेंट प्राइस भी कहेंगे, क्योंकि हम प्राइस फ्लक्चुएशन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। हम ये डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि पिछले साल के रेट से इस साल के रेट में क्या प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है ना। सो नॉमिनल से रियल पे जाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का संबंध है ना। आप रियल निकालना होगा तो क्या कीजिए, नॉमिनल में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर दीजिए एंड वाइस वर्सा। इन्फ्लेशन अगर पॉजिटिव गया है तो पॉजिटिव एडजस्ट कीजिए, इन्फ्लेशन निगेटिव गया है तो निगेटिव एडजस्ट कीजिए, प्लस माइनस का मामला है। सो रियल से नॉमिनल जाने के लिए आपको कभी बोलेंगे कि आपको रियल डेटा दे रहे हैं, नॉमिनल पे चले जाइए, तो आप क्या कीजिएगा, रियल के साथ में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट बोल दीजिएगा। हमको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, हम प्लस माइनस में नहीं पढ़ेंगे, जैसा भी इन्फ्लेशन का लिया रहा हम एडजस्ट कर देंगे। जेनरिक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको 2 शब्द मिलने जाएगा, नेशनल और डोमेस्टिक, है ना। जब हम नेशनल कह रहे हैं तो इसका मतलब कि हम इंडियंस के द्वारा कह रहे हैं, और जब हम डोमेस्टिक कह रहे हैं तो हम इंडिया में कह रहे हैं। दोनों के बीच में अंतर समझिए। सारे इंडियंस इंडिया में नहीं रह रहे हैं, है ना, और इंडिया में जो रह रहे हैं वो सारे इंडियंस भी नहीं है। जब कभी हम डोमेस्टिक कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर में कितना प्रोडक्शन हुआ। इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि इंडियंस के द्वारा प्रोडक्शन हुआ या फॉरेनर के द्वारा प्रोडक्शन हुआ। अगर बॉलीवुड में आकर के टॉम क्रूज भी एक सिनेमा बनाते हैं तो भले इंडियन सिटीजन नहीं है, उनका प्रोडक्शन डोमेस्टिक कैलकुलेशन का पार्ट होगा, हम उसको डोमेस्टिक कैलकुलेशन में जोड़ करके देखेंगे। वही ऑन द अदर हैंड सुंदर पिचाई जो कि इंडियन इकोनॉमी में नहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो अमेरिका में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन डोमेस्टिक में नहीं देखने को मिलेगा। नेशनल ऑन द अदर हैंड इंडियंस के द्वारा प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से अंदर की ओर कुछ पैसे बाहर से अंदर आ रहे हैं, कुछ पैसे अंदर से बाहर जा रहे हैं, इनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो नेशनल निकालने के लिए क्या कीजिए, डोमेस्टिक निकालिए, इसमें बाहर से आने वाले पैसा को जोड़िए और अंदर से बाहर जाने वाले पैसे को घटा दीजिए, जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस करके निकाल के लेके चले जाएंगे, तो आपके पास नेशनल कैलकुलेशन
कैलकुलेशन मिलेगा। तो नेशनल कैलकुलेशन में हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट कह रहे हैं मतलब कि जोड़ घटा के कुल कितना हो रहा है। ये हो सकता है पॉजिटिव हो, मतलब कि आपके पास आ रहा हो नेट में, या फिर निगेटिव भी हो सकता है, कहने का मतलब है आपके इकोनॉमी से जा रहा है। तो हमारे पास नेशनल और डोमेस्टिक कहने का ये मतलब है। अगले कीवर्ड पे आते हैं। इन कीवर्ड्स पे समझिए, उसके बाद जीडीपी एनडीपी तो खेल है, बस एक एक नंबर अक्षर बदल रहा है। आप समझ रहे हैं कि अक्षर बदल रहा है तो उसका अर्थ क्या बदल रहा है ना। एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, है ना। ये कॉस्ट एंड प्राइस वाला बात है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब है एक चीज को बनाने की लागत कितनी है। तो अगर मान लीजिए एक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम बुक छाप रहे हैं, उसमें हमको लैंड लगा, लैंड के बदले में हमने रेंट दिया, वहां पे हमको लेबर लगा, लेबर के बदले में हमने वेज दिया, साथ में हमारे पास कैपिटल लगा, कैपिटल के बदले में हमने इंटरेस्ट दिया। चीजें चल रही है ना ठीक ठाक। कैपिटल के बदले हमने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप लगा, यानी किसी ने हिम्मत की बिजनेस बैठाने की, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिला। इन सारे चीजों को जोड़ देंगे तो जो लागत लगा आपको चीज प्रोड्यूस करने में, उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इतनी लागत लगी। तो अगर सपोज करें कि हमको एक किताब छापने में लेट से कि हमारा फैक्टर कॉस्ट 100 रुपया लगता है, क्या हम बाजार में इसको 100 रुपए में बेच सकते हैं? अगेन जवाब नहीं है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट दो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। वो क्या कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, बाजार में बेचते समय इसमें टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें लगने वाले हैं। दूसरा चीज क्या है, हो सकता है गवर्नमेंट हमको कुछ सब्सिडी दे रहा हो जो कि इसके प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम कर रहा हो। तो इन दोनों का जब हम कैलकुलेशन कर देंगे, हम जब फैक्टर कॉस्ट लेंगे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का जब हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, मार्केट कॉस्ट, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब कि बनाने की लागत, मार्केट कॉस्ट यानी कि बाजार में मिनिमम किस प्राइस पे उसको बेचा जा सकता है, टैक्स और सब्सिडी को वो जो है इंक्लूड करके चल रहा है ना। सो अब इन अक्षरों के साथ, इन वर्डों के साथ हम कंफर्टेबल हैं। ग्रॉस नेट कहने का मतलब समझ रहे हैं, डिप्रिसिएशन का रिलेशन है, रियल नॉमिनल बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का रिलेशन है, नेशनल डोमेस्टिक बोल रहे हैं तो इंडियंस के द्वारा और इंडिया में वाला रिलेशन है, और अगर हम फैक्टर और मार्केट बोल रहे हैं यानी कि टैक्स सब्सिडी वाला मामला है, रियल और उसके बीच में। आर वी क्लियर ऑन दैट, है ना। अब आते हैं नेशनल इनकम पे। देखिए, अब इतने चीजों को देख रहे हैं, तो अब आते हैं कि एक देश का हमको नेशनल इनकम जानना है कि देश ने कितना प्रोडक्शन किया। इसको कई रूप में जाना जा सकता है। जैसे हम आपके अगर सपोज करें कि कोई अगर पूछे कि हाउ आर यू डूइंग, तो इसका मतलब इसके कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। आप कैसा कर रहे हैं, मतलब उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि आप कैरियर में, पढ़ाई में कैसा कर रहे हैं, आप कैसा कर रहे हैं, उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि आप फिजिकल और मेंटली कैसा कर रहे हैं, आप बीमार तो नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं, आप ये हैं, आप कैसा कर रहे हैं, इसका मतलब कि कई डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कैसा कर रहे हैं को दिखा सकता है। सिमिलरली नेशनल इनकम को हम एक रूप में नहीं देखते हैं बल्कि चार रूप में देखते हैं, और चारों रूप जो है वो चार डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन दिखाता है। चारों क्या है, नेशनल इनकम ही है, चारों एक कंट्री का प्रोडक्शन दिखा रहा है, लेकिन चारों का डायमेंशन अलग है, चारों का यूज अलग है, अलग अलग इस्तेमाल में किया जाता है। ये चार वर्ड कौन आने वाले हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी और डी का मतलब समझ रहे हैं, ग्रॉस है इसका मतलब डिप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं है, डोमेस्टिक है यानी कि इंडिया में वाला कैलकुलेशन है, उसके बाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें ग्रॉस है यानी कि अगेन डिप्रिसिएशन वाला बात नहीं है, नेशनल है कहने का मतलब है इंडियंस के द्वारा है, डी और एन इसमें बदल गया। इसको देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें नेट हो गया, इसका मतलब कि डिप्रिसिएशन का काउंटिंग है, डोमेस्टिक कहने का मतलब इंडिया में काउंटिंग है, और इसका तुलना इससे कीजिए, वही नेट है यानी कि डिप्रिसिएशन का काउंटिंग है, और नेशनल है यानी कि इंडियंस के द्वारा काउंटिंग है ना। तो ये चार तरीके से हम नेशनल इनकम को देखते हैं। चारों क्या है, नेशनल इनकम है, बस चारों अलग अलग रूप में नेशनल इनकम दिखा रहे हैं, चारों का हमारे पास इस्तेमाल है। एक ओवरव्यू में इनके बीच में रिलेशन देख लीजिए कि अगर आपको हम जीडीपी दिए, है ना, तो जीडीपी से अगर आपको एनडीपी
जाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर दीजिए। तो जीडीपी अगर आपको हम दे दिए, उसमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर दीजिए, तो आप एनडीपी में पहुंच जाइएगा। उसी तरीके से अगर आपको जीडीपी के साथ में एनएफआईए का आप कैलकुलेशन कर दिए तो जीएनपी में पहुंच जाइएगा। उसी तरीके से जीएनपी में अगर आप डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर दिए तो आप एनएनपी में पहुंच जाइएगा। आपको कोई भी एक आंकड़ा दिया जाए, आप दूसरे आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दैट? लिए जीडीपी में डिप्रिसिएशन चेंज किए तो एनडीपी हो गया, एनडीपी में एनएफआईए जोड़े तो एनएनपी हो गया, एनएनपी में टैक्स सब्सिडी का एडजस्टमेंट किए तो हमारे पास ये एनएनपीएफसी हुआ। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इंडिया ऑफिशियल रूप में इसको इंडिया का नेशनल इनकम माना जाता है तो 4 रूप, लेकिन अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से एक को चुनते हैं। हम एनएनपीएफसी को इंडिया का हम ये ऑफिशियल नेशनल इनकम चुनते हैं। आगे इसके ऊपर बात होगी। तो इनको एक साथ जोड़ करके हम देख पा रहे हैं, ये चारों इंडिकेटर्स हैं वो असल में 4 कीवर्ड के अराउंड में मूव कर रहे हैं ना। एक कीवर्ड चेंज हो रहा है, वो दूसरे पे जा रहा है। एक एक करके अब आते हैं, इनको इंडिविजुअली देखें कि इंडिविजुअली जीडीपी एनडीपी से अलग कैसे है और क्या बेसिक डिफरेंसेस है। पहले जीडीपी से बात करें। जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक कैलकुलेशन हो रहा है, यानी कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिया के टेरिटरी में रहने वाले सारे लोगों ने एक साल के दौरान में कितने गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस किया। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका इनकम ज्यादा होगा तो उनका एक्सपेंडिचर कैपेसिटी ज्यादा होगा। इसको हम जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यानी कि इसमें हम सिर्फ पैसा गिन रहे हैं कि कुल कितना प्रोडक्शन हुआ, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाता है। लेकिन चूंकि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इसका मतलब ये एक तगड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है, आप उसके वैल्यू पे रिलाई कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव है मतलब नंबर सॉलिड है। आप तुलना में अगर एक साल के जीडीपी से दूसरे साल का जीडीपी तुलना करना ज्यादा आसान है, एक साल के एनडीपी से दूसरे साल का एनडीपी का तुलना करना आसान नहीं है। इट इज बेटर फॉर कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। या जीडीपी एक कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स का टूल है। दुनिया के अलग अलग इकोनॉमिक्स के बीच में अगर आपको कंपेयर करना है तो चारों इंडिकेटर्स में सबसे बढ़िया इंडिकेटर जीडीपी का है। जीडीपी से आप कंपेयर कीजिए, हम करते भी हैं, है ना। जीडीपी के अंदर क्या क्या आता है, सारे टोटल एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए विद इन द बॉर्डर, वो एरिया के अंदर है, डोमेस्टिक कैलकुलेशन है। जीडीपी का फायदा ये है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सॉलिड नंबर देता है, सारे दुनिया वाले एक ही तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, इस चलते कंपेरेबल है। आप क्या कहते हैं, आईएमएफ को या फिर वर्ल्ड बैंक को जीडीपी का डाटा यूज करते देखिए तो आप क्या कहेंगे कि भाई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड फिगर्स हैं, इनमें आप कंपेरिजन कर सकते हैं ना। जबकि इसके साथ कुछ लिमिटेशंस जुड़े हैं। क्या है, पहला चीज, ये इनकम इनइक्वालिटी को नहीं दर्शाता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें दो अमीर 99% प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी का 99% जो है वो 1% के अंदर में है। अगर एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी है तो जीडीपी नहीं दिखाएगा, जीडीपी तो केवल नंबर दिखा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। दूसरा, जीडीपी में कैलकुलेशन में वही चीज आ रहा है जो कि बाजार में उतर रहा है। वैसे एक्टिविटी जो बाजार में नहीं उतर रहे हैं वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, हाउस होल्ड वर्क, महिलाएं जो घर में प्रोड्यूस कर रही हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अगर वो घर में मम्मी खाना नहीं बनाती तो आपको किसी को रहना पड़ता, किसी को रखना पड़ता, उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ता। वो नॉन मार्केटेबल गुड है लेकिन फिर भी वैल्यू तो जनरेट कर रहा है ना। अगर वो नहीं होंगे तो किसी और को रहना पड़ेगा और आपको मनी स्पेंड करना पड़ेगा। दूसरी बात, जीडीपी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं दिखाता है। तो आप लोग ढेर सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन पॉल्यूशन बिखरा पड़ा हुआ है, लोग का हेल्थ और दिल्ली जैसा एक अलग खराब परिस्थिति में रह रहे हैं, वो चीज नहीं दिखाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दिखाता है, लोग कितने खुश हैं ये नहीं दिखाएगा। दूसरा चीज, ये निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को नहीं कंसीडर करता है। जीडीपी देखिएगा कि वार कभी अगर शुरू होगा तो जीडीपी थ्रू द रूफ निकल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने चला जाता है। जीडीपी का बढ़ना हमेशा प्रोस्पेरिटी नहीं शो करता है, कई बार यूनिक कंडीशंस भी आते हैं। तो निगेटिव के साथ जुड़ा है या पॉजिटिव के साथ जुड़ा है उसको मतलब नहीं है। कुल नंबर कितना है, इकोनॉमी में कुल प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो सिर्फ वो कैलकुलेट कर रहा है।
बट एट द सेम टाइम क्या हम कह सकते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन बिना मतलब का है? नहीं, उसका यूज है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। आपके टेस्ट के एनालिसिस देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। आप एक टेस्ट में परफॉर्म किए, आपका जितना स्कोर आया, ये मे बी कि आपकी तैयारी को ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मे बी उस दिन आपका तबीयत खराब था, मे बी जो है सो आप सही मेंटल स्टेट में नहीं थे, मे बी आपसे उस दिन गलतियां ज्यादा हुई, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। यहाँ पे हम नंबर देख रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इन चीजों का कंसीडरेशन करने लगे कि किसका तबीयत खराब था, किसका पेपर अच्छा गया, किसका पेपर खराब गया, तो फिर हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए एक क्वांटिटेटिव टूल चाहिए होता है। हार्ड नंबर्स में आप कंपेयर कीजिए, एक स्टूडेंट कहाँ पे है, दूसरा स्टूडेंट कहाँ पे है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब आते हैं जीडीपी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में हम लोग समझते हैं। रियल जीडीपी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हम किए हैं, तो इसके लिए कोई एक बेस ईयर चुना जाता है। जिस साल जो इन्फ्लेशन का लेवल था उसी से हम मानते हैं कि आज भी रहता तो क्या हमारे पास जीडीपी होता, है ना। एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इनटू 100, है ना। एक जीडीपी डिफ्लेटर कब 100% के अंदर होगा, कब 100% से ज्यादा होगा, और अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100% से ज्यादा चल रहा है तो ये क्या दिखाता है? देखिए, ये 100% कब होगा? जबकि नॉमिनल और रियल एकदम इक्वल हो जाए। जैसे ही रियल बढ़ने लग जाए, नॉमिनल घटने लग जाए, आप देखेंगे कि 100% से कम चला जा रहा है। और जैसे ही नॉमिनल बढ़ने लग जाए, रियल घटने लग जाए, तो आप क्या देखेंगे? 100 से ज्यादा चल रहा है। दोनों का क्या कुछ मतलब है। आप जब पॉजिटिव इन्फ्लेशन के साइकिल में रहेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ऊपर की ओर जाता दिखेगा। अगर आप डिफ्लेटरी साइकिल के अंदर रहेंगे तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर 100 से नीचे गिरते हुए दिखेगा। एग्जैक्टली यानी जीरो इन्फ्लेशन है तो उस केस में जीडीपी डिफ्लेटर 100% दिखाई पड़ेगा। वो बीच बीच में एग्जैक्टली मैच करता है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग जब जीडीपी कैलकुलेशन मेथड में अगले क्लास में आएंगे तो ज्यादा डीप में हैंडल करेंगे। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं जीवीए। आमतौर पे लोग जीडीपी और जीवीए को एक ही मानते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टिंक्शन है। हाँ, काफी हद तक दोनों एक ही है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जीडीपी जो है वो टोटल नेट, हम ऊपर कंट्री के लेवल पे खड़े होकर के जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जीडीपी है। जीवीए कहने का मतलब होता है इस जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। इसमें ऑटोमोबाइल ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसमें टेक्सटाइल ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट। जीवीए जो है वो ज्यादा सेक्टोरल एनालिसिस है कि एक का वैल्यू एडिशन कितना है। जीवीए स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने कितना वैल्यू ऐड किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कितना वैल्यू ऐड किया, इसको हम जीवीए बोलते हैं। जीवीए जीडीपी बन जाएगा अगर आप सारे जीवीए को जोड़ देंगे तो, क्योंकि सबका अगर नेट अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास जीडीपी ही निकल के आना है। तो कई बार हम लोग जीवीए और जीडीपी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। आगे जब हम लोग रियल कैलकुलेशन मेथड पे उतरेंगे तो ज्यादा डीप में हमारी बात होगी कि क्या है ना। सो जीडीपी समझे, जीडीपी क्या है? एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि एक साल के अंदर में देश की सीमा के अंदर में रेसिडेंट्स ने कितने वैल्यू का गुड और सर्विस प्रोड्यूस किया। दूसरा कैलकुलेशन है एनडीपी। अब आप जीडीपी से एनडीपी पे कैसे जाएंगे? उसका आप ये डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कर देंगे, बीच में जो डिप्रिसिएट किया है उसको एडजस्टमेंट कर देंगे। वापस आते हैं डिप्रिसिएशन के मुद्दे पे। डिप्रिसिएशन, गवर्नमेंट डिप्रिसिएशन का रेट तय कर सकता है, यानी गवर्नमेंट जो है वो तय कर सकता है कि फार्म इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन रेट कितना होगा। गवर्नमेंट तय कर सकता है कि इंडस्ट्रियल मशीनरी बैठा रहे हैं तो उसका डिप्रिसिएशन रेट कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान ले रहे हैं तो उसका डिप्रिसिएशन रेट कितना होगा। यानी इंडियन गवर्नमेंट भी अपने यहाँ अपना डिप्रिसिएशन रेट अपने हिसाब से तय करता है, चाइनीज गवर्नमेंट अपने हिसाब से तय करता है। तो क्या जीडीपी की तरह अब ये कंपेरेबल डाटा हो गया? क्या अब हम दो कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपने हिसाब से करा रहे हैं, वो अपने हिसाब से करा रहा है।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसे समझिए कि जीडीपी को आप रियल एग्जाम का टेस्ट समझिए। जीडीपी जो है वो एक शुद्ध क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। जीडीपी में सारे कैंडिडेट्स को बैठा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक बेंचमार्क पे अलग अलग कैंडिडेट कितना परफॉर्म कर रहे हैं। एनडीपी को हमारे इंटरनल टेस्ट की तरह देखिए, ये कंपेरेबल नहीं है। हम अपने इंस्टीट्यूट में जो आप लोग से टेस्ट ले रहे हैं, एक दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई जो टेस्ट दे रहा है, क्या उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हम अपने डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, हम अपने प्रायोरिटीज अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। ये नॉन कंपेरेबल डेटा है, लेकिन फिर भी क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल टेस्ट का कोई यूज नहीं है? क्या हम इंटरनल टेस्ट सेल्फ इवैल्यूएशन का टूल है ना। इंटरनल टेस्ट हम दुनिया से कंपेयर नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपने आप में कंपेयर करना चाह रहे हैं। हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि 6 महीना पहले जहां हम खड़े थे, आज वहां से कितना आगे हमारे पास बढ़ा है। हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि पहले जितना इंडिया में डिप्रिसिएशन होता था, अब डिप्रिसिएशन घटा है कि बढ़ा है। अब हम इंटरनली देख सकते हैं कि बिहार में, अगर आपको समझ में आया कि बिहार का एनडीपी सुधर रहा है और उड़ीसा का एनडीपी गिर रहा है, ये क्या बताएगा? बिहार वालों ने किसी तरीके से इफिशियंसी का लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी तो सबके पास वही है। अगर उनका डिप्रिसिएशन घट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उनका इफिशियंसी बढ़ गया है, वो कम सामान खपत कर रहे हैं। और दूसरा चीज क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी दिखाता है। अगर नए टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे, खेत में हल जोतने वाले किसान को अगर ट्रैक्टर हम दे दें, तो अब क्या देखेंगे? अचानक से फिर हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट कम हो जाएगा और एनडीपी हमारे पास बड़ा हो जाएगा। ये भी डी है। कहने का मतलब क्या है? इसमें भी हम इंडिया के टेरिटरी के अंदर का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेसिडेंट्स का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन है। इंडियन गवर्नमेंट अपने आवश्यकता के हिसाब से डिप्रिसिएशन का रेट तय कर रहा है और हम उसके लिए बेंचमार्क रख रहे हैं कि चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में डिप्रिसिएशन हम ओवर द 5 ईयर कम करेंगे, हम इस सेक्टर में डिप्रिसिएशन कम करेंगे। और डिप्रिसिएशन कैसे कम होगा? या तो इफिशियंसी बढ़ेगी लोगों की, इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो ज्यादा होगा, कम लागत लगा करके ज्यादा आउटपुट होगा, या तो दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तब इफिशियंसी बदलेगी, है ना। सो जीडीपी से एनडीपी कैसे अलग है? दोनों अलग अलग नजरिया है। ये भी नेशनल इनकम है, वो भी नेशनल इनकम है। एक कंपैरेबल फिगर है, एक नॉन कंपैरेबल फिगर है। एक क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। इसमें हम गुणवत्ता देख रहे हैं, क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरनल प्रोग्रेस का इंडिकेटर है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इफिशियंसी आपकी घट रही है, बढ़ रही है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये कंपेरेबल नहीं है, आप दूसरों के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने इकोनॉमीज अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। तीसरे रूप पे आते हैं। इसमें क्या है? हम जीडीपी में डोमेस्टिक की जगह नेशनल कर दिए। अगर डोमेस्टिक की जगह हम नेशनल कर दिए, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन कैसे शिफ्ट हुआ? ग्रॉस कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, नेशनल कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि इंडियंस के द्वारा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंडियंस का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? एनएफआईए का एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है? आप इसमें क्या नापने का कोशिश कर रहे हैं? इसमें आप क्वालिटेटिव भी नापने का कोशिश कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव भी नापने का कोशिश कर रहे हैं। बात समझिए। एक बात बताइए कि अगर ये आदमी ऐसा है कि इससे इसको भी कुछ बेनिफिट मिलता है, इससे इसको भी कुछ बेनिफिट मिलता है, इससे इसको भी कुछ बेनिफिट मिलता है, तो इस समीकरण में इसका पॉलिटिकल पावर ज्यादा होगा, ये समझना कोई उटपटांग बात नहीं है। आप कभी भी जब आप दे रहे होते हैं और सोसाइटी में या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, आप कल के गए सिविल सर्विसेज के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होने जा रहे हैं, किसी भी सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में या इनफैक्ट परिवार में भी, किसी भी सोशल सेटअप में अगर आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका है कि आप गिविंग के पोजीशन में आ जाइए। दादी अम्मा भी वही अच्छी लगती है जो कि चॉकलेट लेकर के आती है, जहां आपसे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है। आप इतने बढ़िया अधिकारी हैं कि आपके बिना काम नहीं चलने वाला है,
आप इतने हैं जो कि आइडियाज लेके आते हैं, जहां आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो वैसे ही फिर आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। एक ऐसा कंट्री, सूडान जैसा कंट्री जो कि यूएस से एड ले रहा है, जो भूटान इंडिया से एड ले रहा है, इसकी पॉलिटिकल पावर, और एक इंडिया कंट्री जो कि नेपाल को भी एड दे रहा है, म्यांमार को भी एड दे रहा है, भूटान को भी एड दे रहा है, इन दोनों के पॉलिटिकल पावर में डिफरेंट है ना। ये जो आपने NFIA का कैलकुलेशन किया, इसका मतलब आपने क्या किया कि आपसे कितना बाहर गया और बाहर से कितना अंदर आया। अगर नेट NFIA आपका पॉजिटिव है, यानी कि बाहर से अंदर आया, तो ये डिपेंडेंसी का पोजीशन दिखाता है कि आप जो है सो दूसरों से ले रहे हैं, और एट द सेम टाइम अगर NFIA निगेटिव दिखाता है, आउटफ्लो दिखाता है, तो ये इंडिया के जियोपॉलिटिकल पावर को दिखाता है हमारे पास, है ना। इंडिया में NFIA हम क्या देखेंगे कि दोनों तरफ से, अगर आप इसमें कई और एस्पेक्ट हैं जो कि अभी हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है ना, जब हम आजाद हुए थे उस समय में दुनिया के दान हम ज्यादा लिया करते थे, उस समय पॉजिटिव हुआ करता था। लेकिन अभी के समय हम स्थिति में हैं कि अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हमने बनवा के दिया, अफगानिस्तान में डैम्स हमने बनवा के दिए, बगल में मालदीव्स को दिक्कत होता है तो हमने पानी भेजा, डिसैलिनेशन का प्लांट लगवाया, नेपाल में अर्थक्वेक हुआ तो सपोर्ट में आए, बगल में श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में आया तो अभी तुरंत हमने कई बिलियन डॉलर का जो है उसको क्रेडिट दिया, जो कि वो चला पाया। ये NFIA का इंडिया का बाहर की ओर आउटवर्ड फ्लो, ये इंडिया के जियोपॉलिटिकल पोजीशन को दिखाता है ना। तो क्यों ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, क्योंकि एक तो कि ये इंडियंस के द्वारा, अगर आप इंडियंस के द्वारा ग्रॉस कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप इनफ्लो आउटफ्लो देख रहे हैं कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर रहे हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है। GNP का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखिए ये चूंकि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी दिखा रहा है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी दिखा रहा है, इस चलते ये GDP से ज्यादा रंग दिखा रहा है। इसमें कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF को देखिएगा तो वो GNP का इस्तेमाल करता है एक कंट्री के नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। वो परचेजिंग प्राइस पैरिटी का इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल बात है कि IMF GNP का यूज करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ये उसका नेट असर जो है वो दिखा रहा है। ये और चीज क्या दिखाता है, एक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेशन कितना है, वो दूसरे इकोनॉमीज के साथ कितना कोरिलेट कर रहा है, ये दिखाता है। वापस देखें, GDP में प्योरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी, कुल कितना प्रोडक्शन है, कंपेरेबल डाटा है। हम जहां GDP से निकलते हुए हम जैसे ही GNP में आए तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव भी हो गया और क्वांटिटेटिव भी हो गया। बीच में एक NDP था जो कि प्योरली क्वालिटेटिव था, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट का टूल था। चौथे रूप के ऊपर आते हैं NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें देखिए शब्दों पे गौर कीजिए, नेट है यानी कि आप डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल है यानी कि इंडियंस के द्वारा कर रहे हैं। कायदे से देखेंगे तो एक नेशनल इनकम का सबसे प्योरेस्ट मेजर आपको यही देखने वाला है। इसमें क्या है कि आप विदेशियों के द्वारा प्रोडक्शन को हटा दिए हैं और इंडियंस जो कि बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप जो है सो इन्फ्लेशन को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है। इस चलते इंडिया का ऑफिशियल नेशनल इनकम जो भारत सरकार यूज करता है वो NNP है। हम GDP के आधार पे इंडिया का नेशनल इनकम नहीं डिफाइन करते हैं, NNP पे भी। और NNP भी कैसा, NNP-FC। कहीं पे भी कैपिटल NI देखिए तो इसका मतलब है ऑफिशियल NI, है ना। कैपिटल NI सिर्फ एक जगह इस्तेमाल करेंगे हम, बाकी GDP को भी नेशनल इनकम बोल देंगे लेकिन कैपिटल NI नहीं बोलेंगे। कैपिटल NI हम बोल रहे हैं जब, तो इसका मतलब हम ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल हमारा नेशनल इनकम क्या है, NNP-FC है। अगर आप एक घर के लिए एक्सरसाइज ले लीजिए, हम आपको एक थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है, हम आपको एक नंबर आपको हम दे रहे हैं GDP, MC
और आपको कह रहे हैं वैसे क्लास में जो आप लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार कीजिएगा, जीडीपी एमसी आपने किसी तरीके से कैलकुलेट किया, यहाँ से अब इंडिया का नेशनल इनकम ऑफिशियल एनआई कैलकुलेट करके देखिएगा, है ना। सीक्वेंशियल स्टेप में चलिएगा, एक बार में एक फैक्टर को चेंज करेंगे और हम जानते हैं कि कोई फैक्टर चेंज हो रहा है तो किस आधार पे हो रहा है। ऑलराइट, सो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग क्या नापने का प्रयास कर रहे हैं, और नेशनल इनकम के चार रूप, चारों का अलग अलग इस्तेमाल है। तो एनएनपी का इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट अपने पॉलिसी बनाने में करता है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम हमको कैलकुलेट करना होगा तो एनएनपी यूज करेंगे। ऑफिशियली हमने एनएनपी को अपनाया है, इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मेशन जीडीपी के आधार पर नहीं होता है, एनएनपी के आधार पर होता है। जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी सभी क्या है, नेशनल इनकम के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग नेशनल इनकम के एस्पेक्ट दिखाते हैं। ऑलराइट, आज के डिस्कशन को यहीं रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन पे उतरेंगे। थोड़ा सा कुछ और थ्योरी है हमारे पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी और इन चीजों पे वैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं सेक्शन चेंज करने के लिए, और एक दो कॉन्सेप्ट और हम लोग निपटा लेंगे, है ना। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। चलिए, सो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम के चार रूप, जीडीपी से लेकर के हमारे पास एनएनपी तक। इन सारे में अगर आपको कोई एक हम दे दें तो आप कोई दूसरा निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको हम जीडीपी कैलकुलेट करके दे दिए, आप एनडीपी निकाल सकते हैं, आपको एनडीपी दे दिए तो आप एक से दूसरे में जा सकते हैं, है ना। तो यानी कि हमको हर नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का मेथड नहीं सीखना पड़ेगा। हम क्या है, सिर्फ एक जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड देखेंगे कि रियलिटी में हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार जीडीपी कैलकुलेट कर लिए तो फिर उससे आप दूसरे पे चले जा सकते हैं। तो हम सिर्फ एक जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड पे हम लोग फोकस करेंगे, मेन डेटा का एनालिसिस इस जगह पे है। लेकिन जीडीपी कैलकुलेशन मेथड के ऊपर आए उससे पहले हमको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा इकोनॉमिक्स का, जिसके ऊपर पूरा का पूरा बात हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आप देखेंगे कि इसमें कई कमियां हैं, ये सही मॉडल नहीं है, लेकिन एक बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग का मॉडल है जो कि इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को दिखाता है। ये मॉडल क्या कहता है कि इकोनॉमी में दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तो हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं, और दूसरे कंपनियां हैं। घर वाले कंपनियों में काम करेंगे और उनके बदले में घर वालों को वेज मिलेगा, और इनके पास अगर पैसा आया तो इन्हीं कंपनियों ने जो प्रोड्यूस किया था ये फिर उसको कंज्यूम करने के लिए कंपनी को पैसा देंगे। यानी कि पैसा घर और कंपनियों के बीच में गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक फ्लॉड ढांचा है ना, इसके पहले कमियों को देख लें उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये फ्लॉड ढांचा क्यों है, क्योंकि ये सेविंग्स को नहीं कंसीडर करता है। इसमें क्या माना गया कि एक आदमी का जितना इनकम होगा वो इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंड कर ही देगा, पूरा जो है सो खर्च कर देगा, ये सेविंग को नहीं मानता है। साथ में ये रेगुलेटर्स का कंसिडरेशन नहीं करता है। इस फ्लो के बीच में अगर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बैठ जाए तो इस फ्लो का डायरेक्शन, स्पीड, ये सभी इन्फ्लुएंस होने वाला है। उनकी नीतियां जो
है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो ये उसको भी नहीं कंसिडर करता है। रियलिटी में ये एक प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने का एक सिंपल सरल मॉडल है जो ये बोलता है कि एक इकोनॉमी में पैसा फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में गोल गोल घूम रहा है। अगर पैसा गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कि अगर आपको नेट प्रोडक्शन अगर 1 साल का निकालना है तो आप इनमें से किसी एक पॉइंट पे निकाल लीजिए, यानी कि आप या तो ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि सबका इनकम कितना हुआ है। तो इनकम कैलकुलेट करने चले तो कंपनी का इनकम कितना हुआ है जो हाउस होल्ड ने उनको सामान खरीदा, और लोगों का इनकम कितना हुआ है जो कंपनी ने सैलरी में दिया। आप इस बिंदु पर एनालाइज करेंगे तो भी उतना ही पानी, चूंकि पानी गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ मीटर लगा करके नापिए या यहाँ मीटर लगा करके नापिए, वो तो वही पैसा है ना। यानी हम इस कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं, या तो हम सबके इनकम्स को जोड़ दें कि कंपनियों का कितना इनकम हुआ है, लोगों का कितना इनकम हुआ है, या फिर दूसरा चीज हम लोगों के एक्सपेंडिचर को जोड़ दें, कंपनियों का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो सैलरी देने में, और लोगों का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो सामान खरीदने में। दोनों को जोड़ देंगे इनकम और एक्सपेंडिचर को, तो हमारा कैलकुलेशन गलत कैसे हो जाएगा? क्योंकि समझ रहे हैं कि एक तरफ से जहां पे इन कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वही हाउस होल्ड का इनकम है, यानी कि डबल कैलकुलेशन हो जाएगा अगर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ेंगे। आप आइडियली या तो इनकम के लेवल पे जोड़िए तो सबका इनकम जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए तो भी आपके पास मिल जाएगा। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के मॉडल पे हम कैलकुलेशन करते हैं। कई बार हम इनकम लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं, देश के सारे लोगों का इनकम कितना हुआ वैसे भी जीडीपी निकल जाएगा, या फिर हम दूसरे लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं कि देश में 1 साल में लोगों ने खर्च कितना किया, वो भी उतना निकल के आएगा। दोनों कंपेरेबल मामला है ना। ये पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, चूंकि हम थ्योरेटिकल पे आ गए हैं इस चलते कुछ इसकी कमियां बताते चले। ये रियल नहीं है, कहने का मतलब है प्रैक्टिकल इकोनॉमी नहीं है। इसमें कुछ अजम्पशन लेके चला गया है। इसमें क्या चला गया है कि इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग है, उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, जबकि हम जानते हैं रियल इकोनॉमी में मनी के फ्लो को गवर्नमेंट प्रभावित कर देगा, वो बढ़ा देगा या घटा देगा। दूसरी बात ये मान करके मॉडल चलता है कि इकोनॉमी में अंदरे का पैसा अंदर गोल गोल घूमेगा, फॉरेन ट्रेड का कोई इसमें कंपोनेंट हमने कंसीडर भी नहीं किया है। और तीसरा चीज क्या मान के चलता है कि कोई सेविंग नहीं है, घर वालों को जितना पैसा इनकम में मिला है सब के सब जो है वो खर्च कर देने वाले हैं। इसका लिमिटेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम कैलकुलेशन के लिए वो आसान मेंटल मॉडल है जो क्लियर करता है। ये ओवर सिंप्लीफाइड है, इसमें अजम्पशन लिए गए हैं, इसमें टाइम का डायमेंशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सारे लोग काम कर ही रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हम नहीं कर रहे हैं कि 1 साल पहले का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले की दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद की दुनिया में इफिशियंसी बढ़ जाने वाली है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का जो है वो रहेगा। साथ में फाइनेंशियल मार्केट, लेंडिंग और लोन्स, इनका कंसिडरेशन नहीं है, इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर का कंसिडरेशन नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड का कंसिडरेशन नहीं है। एक सरल मॉडल है, लेकिन ये एक्सप्लेन कर देता है कि हम या तो इनकम लेवल पे देखें या तो एक्सपेंडिचर लेवल पे। कैलकुलेशन तो कभी एग्जैक्ट नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है? क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में खड़े हैं। शुरुआत में ही बात की है कि इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा एप्रोप्रिएट निकलेगा, और वही जब हम मैक्रो लेवल पे जाते जाएंगे तो अप्रोक्सीमेशंस बढ़ते जाएंगे, एरर्स बढ़ते जाएंगे, है ना। अब आते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में। आज हम लोग थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमारे पास कैसे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। फंडामेंटली 3 मेथड है जीडीपी कैलकुलेशन का। पहला मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड कहने का मतलब क्या है, हम सारे लोगों के इनकम को जोड़ेंगे, है ना। इसमें जीडीपी एफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिया एक इकोनॉमी में टोटल रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सारे फैक्टर्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जीडीपी एफसी से जीडीपी मार्केट पे जाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स और सब्सिडी का कैलकुलेशन कर देना। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट कीजिएगा तब भी जीडीपी आपका निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक इकोनॉमी के कुल एक्सपेंडिचर को हम देखेंगे और उससे हम जीडीपी निकाल देंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जीडीपी निकालते हैं
प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि लोगों ने कितना कंज्यूम किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निवेश कितना हुआ है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिसमें सैलरी वगैरह सारा जुड़ा है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को कर देंगे तो भी जीडीपी निकल जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सभी का खर्चा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि सबने कितना खर्च किया है, ऐसे भी जीडीपी निकल जाएगा। एक तीसरा थ्योरेटिकल मेथड है जीडीपी कैलकुलेशन का, वो जीवीए मेथड कहलाता है। जीवीए मेथड क्या कह रहा है कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ पे देखा जा रहा है, कंजम्पशन के पॉइंट पे देखा जा रहा है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर हम कंज्यूमर के पॉइंट पे देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इकोनॉमी में वैल्यू चेन चल रहा है। एक सेल जो है वो सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट पे नहीं हो रहा है, बल्कि बीच के वैल्यू चेन में कई जगह हो रहा है। जीवीए में हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमर के पॉइंट पे, वैल्यू चेन के एंड में खड़ा कंज्यूमर के पॉइंट पे इनकम या एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के बजाय सारे इंडिविजुअल स्टेप्स के वैल्यू एडिशंस को जोड़ देंगे, तो ये भी जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, वही निकलेगा जो कि इनकम या एक्सपेंडिचर में निकलेगा। इसको जीवीए मेथड कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में हम लोग कुछ इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अगेन कल हम लोग जब रियल कैलकुलेशन में आएंगे तो इनके कॉम्प्लेक्सिटीज को देखेंगे। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, बात क्या हुई है हमारी, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल ले लीजिए तो फटाफट जल्दी से सवाल ले लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम? What do you understand by national income? Comment on different indicators, their uses and limitations of national income. राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? प्रश्न चिन्ह, राष्ट्रीय आय के विभिन्न संकेतकों पे उनके प्रयोग, सीमाएं एवं महत्व पर टिप्पणी करें। ठीक है, सो इसमें संकेतक कौन हुए? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये डिफरेंट इंडिकेटर हैं। सभी क्या दिखा रहे हैं? नेशनल इनकम दिखा रहे हैं। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, थोड़ा सा थ्योरी का बात कि हम कैलकुलेशन कैसे करने निकले, तो सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट समझिए। और अगर एक इकोनॉमी अपने जीडीपी को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने जाएगा तो किन तीन तरीके से कर सकता है? इनकम मेथड से कर सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड से कर सकता है, या जीवीए से कर सकता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे नहीं आए हैं कि इंडिया में पार्टिकुलरली हम लोग कैसे करते हैं। हम क्या देखेंगे, हम थोड़ा सा दो तीन मेथड को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। हमारा यूनिक चीज है जिसमें थोड़ा एक्सपेंडिचर मेथड भी है, थोड़ा जीवीए मेथड भी है। कल इसके ऊपर बात करेंगे। कल हमारा टॉपिक जाने वाला है एक्चुअल जीडीपी कैलकुलेशन। 2015 के बाद इंडिया ने जीडीपी कैलकुलेशन का सिस्टम बदला, हमने फॉर्मूला बदला, और इंडिया में अब तक के जीडीपी के पैटर्न्स और इन सब चीज के ऊपर हम लोग कल बात को कंक्लूड करेंगे, है ना। आज के टॉपिक को यहाँ रहने दीजिए। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी के पास डाउट, क्वेश्चन या इशू हो तो प्लीज रेज। बाइट साइज है, अभी आप लोग शुरुआत में खड़े हैं, इतना डाइजेस्ट करना हमारे हिसाब से टफ नहीं है। जितना हम एक दिन का आपको डोज दे रहे हैं उतना आराम से रिवाइज करके बढ़िया से बैठाते चलिए। इकोनॉमिक्स का कंसर्न तुम बताए थे, हिस्ट्री का कंसर्न बताए थे, है ना। तो इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग सूट निकल के आना चाहिए, हिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रॉन्ग निकल करके आना चाहिए, है ना। ऑलराइट, आज के डिस्कशन को यही रखें। कोई अगर डाउट क्वेश्चन नहीं है तो कल मिलते हैं।